Hello dear students, I hope everybody is doing your studies well. Okay, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा बफर सॉल्यूशन. ओके, नाम सुना होगा आप लोगों ने और थोड़ा बहुत इसका प्रॉपर्टी के बारे में भी सुना होगा कि व्हाट इज बफर, व्हाई इट इज एडेड. आज इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अवर टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रिया. सो देयरफॉर इसका डिटेल हम थोड़ा सा देखेंगे. ओके, सिंपल है, एक बार समझ लो, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाओ इसके, आपको इजी लगेगा. दिस पार्ट इज रियली वेरी सिंपल. ओके, तो बफर सॉल्यूशन. बफर मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में एक बार बता देती हूँ व्हाट इज बफर. वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम अगर एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके डालने से क्या करता है, वो उसका पीएच मेंटेन करता है. ठीक है, पीएच को चेंज नहीं होने देता है वो सॉल्यूशन का, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वाइज ये क्या बोलता है, ये सारी चीजें देख लेंगे, इसके टाइप्स देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे, प्लस इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे. ओके, इतना ही पोर्शन इसमें पढ़ना है बफर सॉल्यूशन का. तो ओके, विल स्टार्ट. बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच रजिस्ट द ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच. ठीक है, रजिस्ट करना मतलब उसको होने नहीं देना. ठीक है ना, हम किसी चीज को रजिस्ट करते हैं मतलब वो चीज को होने नहीं देते. पीएच में जो ड्रास्टिक चेंज होंगे, किसकी वजह से होंगे पीएच में चेंज, अगर हमने कोई एसिड डाला और अगर हमने कोई बेस डाला उसकी वजह से, तो वो चेंज को नहीं होने देना वो कौन करेगा, बफर करेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम कोई अगर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आइदर हम एसिड लेंगे या बेस लेंगे, तो उसके डालने पर उसका पीएच ऑब्वियसली चेंज होने ही वाला है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो पीएच कम हो जाएगा और अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो पीएच ज्यादा हो जाएगा, है ना. तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका हमको पीएच मेंटेन चाहिए रहता, मतलब वो पीएच पे ही वो रिएक्शन होगी. तो वो पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन चाहिए हमको, क्या है हमारे पास, बफर है. ओके, तो बफर सॉल्यूशन is defined as a solution which resists the drastic changes in pH when a small amount of strong acid or strong base or water is added to it. ठीक है, कभी हमने कोई रिएक्शन में अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला या स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो क्या होगा, उसका पीएच चेंज होगा. तो वो पीएच को चेंज नहीं होने देगा. कौन नहीं होने देगा, बफर सॉल्यूशन नहीं होने देगा. ठीक है, या फिर वाटर भी हो सकता है. क्यों, क्योंकि वाटर भी क्या देता है, H+ और OH- विच इज नथिंग बट एवर H2O. तो वाटर के डालने से भी पीएच चेंज हो सकता है, राइट. तो सिंपल लैंग्वेज में और हम इसको एक चीज ये बोल सकते हैं कि दैट इज इट मेंटेन्स इट्स पीएच फेयरली कांस्टेंट इवन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस. राइट, छोटा मतलब स्मॉल अमाउंट का भी हम अगर एसिड और बेस डालते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं होने देता है बफर सॉल्यूशन, राइट. तो इसके दो टाइप्स है, एक तो एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर. एसिडिक बफर क्या करेगा, एसिडिक पीएच को मेंटेन करेगा और बेसिक बफर क्या करेगा, बेसिक पीएच को मेंटेन करेगा. ठीक है, एसिडिक बफर के बारे में देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे. हो सकता है थियरी इसमें बफर सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको उसके टाइप्स प्लस उसके डेफिनेशन प्लस उसके एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पूरा देना पड़ेगा. 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ये. तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर. ठीक है, तो मतलब एक वीक एसिड रहने वाला है और एक सॉल्ट रहेगा. तो सॉल्ट किससे बनता है, सॉल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से. तो उसमें भी क्या रहेगा, एसिड और बेस से बनेगा कोई भी सॉल्ट. तो अगर वीक एसिड है, फॉर एसिडिक बफर वीक एसिड रहेगा और उसके सॉल्ट में बेस कैसा रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस रहने वाला है. देखो ये एग्जाम्पल से देख लेंगे कि एक वीक एसिड रहने वाले हैं और जो सॉल्ट रहेगा बफर में वो कौन सा सॉल्ट रहेगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन रहेगा वो सॉल्ट का. ठीक है, एसिड वीक और बेस स्ट्रॉन्ग, ये चीज अच्छी से नोटिस कर लो और नोट डाउन कर लो. ठीक है, तो एग्जाम्पल से और समझेंगे. अगर वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, तो उसका सॉल्ट सोडियम एसिटेट. ठीक है, सोडियम कहाँ से आता है, NaOH से आता है एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस.
और एसिटिक एसिड से एसिटेट आता है तो इट इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड और सॉल्ट किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, वैसे ही और एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत सारे। HCN इट इज अ वीक एसिड। NaCN अगेन सोडियम कहां से आया? NaOH से आया, राइट? NaCN। H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। इसमें से K2CO3, K2 जो है वो कहां से आता है? KOH ट्वाइस, राइट? तो ये जो है, या फिर KOH भी बोल सकते हैं। KOH से हमने पहले पढ़ रखा है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड है वो कैसे रहते हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो सब देखो एग्जाम्पल्स में वहीं के मेंबर्स आएंगे ज्यादा करके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट? तो K2CO3 अगेन पोटेशियम इज अ स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, KOH से। HF और NaF, राइट? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड है और NaF इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH से आया। H2S और K2S अगेन H2S और K2S, राइट? देखो ग्रुप 2 का आया फिर से। HCOH फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट, ये तो सबसे वीक है, पता है। इसके बाद में हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड भी बोल सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम अगेन ग्रुप 2 मेंबर। एसिटिक एसिड और कैल्शियम एसिटेट भी हो सकता है, ठीक है। एसिटिक एसिड और कैल्शियम एसिटेट भी। तो ये डिफरेंट इनके एग्जाम्पल्स है। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें से कौन सा है एसिडिक बफर, तो निकाल सकेंगे। क्या हमको ध्यान रखना है? मेन इसमें हमको कॉम्बिनेशन याद रखना है इसका, एसिडिक बफर का, कि अगर ये बफर सॉल्यूशन आता है तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा। एक तो वीक एसिड और सॉल्ट किसका रहेगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रहेगा। दिस इज फॉर एसिडिक बफर, ओके। पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग क्यों वीक एसिड रहेगा करके और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों रहेगा करके, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन डिराइव किया है साइंटिस्ट ने, जिसमें हम एसिडिक बफर है तो उसका pH निकालेंगे। तो pH ऑफ एसिडिक बफर इज गिवन बाय द इक्वेशन pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट। ये इक्वेशन आप लोगों को याद कर लेना है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था, पर आप लोगों के इसमें इसका डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट। तो pH का एक फॉर्मूला हमने देखा था पहले, pH इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 इंटू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये एक फॉर्मूला। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन रही तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमारे पास में सॉल्ट का और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मतलब हमको क्वेश्चन देख के जज करते आना चाहिए कि उसमें अगर बफर सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, तो एसिडिक बफर के लिए क्या फॉर्मूला है? pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पर pKa कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो pKa इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 इंटू Ka, ठीक है। इस तरीके से हम pKa कैलकुलेट करेंगे, राइट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले हैं आज की क्लास में। तब तक उसके पहले सेकंड देख लेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स। मैंने पहले एग्जांपल्स लिख दिए। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस, ठीक है। बेसिक बफर है तो वीक बेस एंड इट सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सॉल्ट कैसा रहेगा, किसका कॉम्बिनेशन रहेगा? सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज द बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल से और समझेंगे कि बेस कैसा रहने वाला है? वीक बेस। और सॉल्ट कैसे रहने वाला है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके लिए है? ये है बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर वीक बेस है तो इसका सॉल्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर वीक बेस है तो अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये दोनों मोस्ट कॉमन है जो पूछ सकते हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो फर्स्ट वाला ही ज्यादा कॉमन है, और अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे गए तो मीथेन अमाइन, ठीक है, मीथेन अमाइन प्लस मीथेन अमाइन क्लोराइड, ठीक है, ये सॉल्ट रहेगा, ओके। तो क्लोराइड जो है वो कहाँ से आया है? HCl से आया है। यहाँ पे सल्फेट जो आया है वो कहाँ से आया है? H2SO4 से आया है। यहाँ पे अगेन क्लोरीन जो आया है वो HCl से आया है। तो ये सब क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो ये बन गया सॉल्ट हमारा। बाकी सब अमोनियम आयन है, अमाइन है, तो ये सब क्या है, वीक बेस। और यहाँ पे भी ये सारे क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस का सॉल्ट है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कहाँ से आई है मैंने बता दिया है। और कॉम्बिनेशन किसका रहेगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको ज्यादा ध्यान में रखो। ओके, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए इस तरीके का अपन ने फॉर्मूला लिखा है उसका। ओके, आई होप यहां तक समझ गया है। इसके बाद इसका भी फॉर्मूला होगा, जैसे पीएच निकाला था वैसे ही किसका फॉर्मूला, पीओएच का रहेगा। पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, राइट। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना है। वैसे पीएच का हो जाएगा तो पीओएच का भी हो जाएगा, बस वहां पे पीकेए था, यहाँ पे पीकेबी है, ठीक है। तो पीकेबी इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ केबी। यहाँ पे केबी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, वहां पे के क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये दोनों जो है फॉर्मूलेज वो किसने डिराइव किया है, इसके नाम भी ध्यान में रख लो, कभी हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिए। पीएच एंड पीओएच इक्वेशन आर नोन एज हेंडरसन-हेजलबैक इक्वेशन, ठीक है, हेंडरसन-हेजलबैक इक्वेशन। कभी कभार पूछ सकते हैं, यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बफर एक्शन, कैसे करता है ये बफर एक्शन। ये जैसे हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कोई रिएक्शन का, वैसे ही बफर एक्शन, कैसे बफर एक्शन होता है करके एक रिएक्शन में वो देखना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लेंगे तो फिर हमको पूरा बफर जो है वो इजी लगेगा, ठीक है। तो देखो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कंसिडर करते हैं एक बफर सॉल्यूशन जिसका किसका कॉम्बिनेशन है वो, एक तो वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है ना। वीक एसिड और ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम एसिटेट, दिस इज अवर सॉल्ट, बफर का सॉल्ट। और बफर का वीक एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है ये NaOH, इसलिए जो अगर दो में से सॉल्ट में से अगर एक भी अगर स्ट्रॉन्ग इससे आता है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। मतलब सोडियम क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, इसलिए ये पूरा जो कंप्लीट सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, और ये तो वीक एसिड ही है। तो जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसके पहले भी हमने देख चुके हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना, उसका 100% डिसोसिएशन होता है, उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। किसका होगा इस केस में, इस सॉल्ट का होगा, राइट। हमारा जो सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है हमारे पास, सोडियम एसिटेट, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ये क्या बनाएगा, एसिटेट अनायन और सोडियम आयन, है ना। वाटर में डालेंगे तो H2O में डालने के बाद इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, एसिटेट अनायन जो है वो रहेगा एक्स्ट्रा में। इसके बाद में अगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का अगर डिसोसिएशन हुआ तो वो कैसा डिसोसिएशन दिखाएगा, पार्शियल दिखाएगा, है ना, रिवर्सिबल डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि दिस इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड हमेशा 100% डिसोसिएशन नहीं दिखाते, वो सिर्फ 5% ही डिसोसिएशन दिखाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका डिसोसिएशन कैसा होगा, CH3CO- और H+। तो ये जो एसिटेट अनायन बनाएगा, वीक एसिड जो बनाएगा अनायन, वो कैसा रहेगा, ये तो एक एसिड हो गया, ये क्या रहेगा फिर उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा, ठीक है। लाउरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में भी हम पढ़ चुके हैं इस टाइप का, कि अगर एक H+ आयन डोनेट करता है तो वो बचा हुआ जो दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा करके, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा, तो ये जो है इसमें 5% ही डिसोसिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब हम एक और चीज हमने पढ़ी थी कि बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, सो इट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड, राइट। क्योंकि ये वीक एसिड है, ये सिर्फ 5% ही डिसोसिएशन दिखाता है, तो फेवरेबल रिएक्शन कौन सी साइड की रहेगी, बैकवर्ड साइड की। तो इसका बैकवर्ड साइड कौन सा है, एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड इसका बैकवर्ड साइड है, तो दिस विल बी मोर फेवरेबल, ये अनायन और H+ आयन बनाने के फेवर में कम रहेगा। ओके, तो इस कंडीशन में, इस बफर में अगर हमने इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड इन दिस बफर सॉल्यूशन, हम दोनों डाल के देखेंगे, एक तो एसिड भी और फिर बेस भी। तो अगर हम एसिड डाल के देखते हैं तो क्या होता है देखेंगे, H+ आयन विल बी कंज्यूम बाय कॉन्जुगेट बेस,
दैट इज एसिटेट प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन, है ना, क्योंकि एसिटेट आयन दो जगह से आए थे, एक तो सॉल्ट से भी आया था और ये कॉन्जुगेट बेस से भी आया था, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस में अगर एसिटेट आयन है तो अगर हमने एसिड डाला तो एसिड समझो HCl डाल दिया तो उसमें से हमको H+ आयन मिलेंगे, तो वो जो H+ आयन है मतलब ये एडेड एसिड जो रहे हमारे पास वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो एक्स्ट्रा में है लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में एसिटेट अनायन है हमारे पास कॉन्जुगेट बेस से आया हुआ, वो क्या बनाने वाला है, एसिटिक एसिड बनाएगा, राइट। उसके बाद में अगर हमने बेस डाल दिया तो क्या होगा, इसमें अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाला तो क्या होगा, then the added OH minus will be neutralized by the large concentration of acetic acid। ये जो एसिटिक एसिड हमारा लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में था, क्यों, क्योंकि ये बैकवर्ड साइड में फेवर कर रहा था, है ना, तो ये एसिटिक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर कोई एसिड को बेस मिल गया तो वो ही बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वो एसिड और बेस का रिएक्ट करके न्यूट्रल वाटर निकालने वाला है, ठीक है, और इसमें से बचेगा क्या, एसिटेट अनायन फिर से बच जाएगा, ठीक है। तो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन अगेन किसका हो जाएगा, एसिटेट अनायन का हो जाएगा, ओके। तो ये बात को ही मेन इंपॉर्टेंट समझना है कि अगर एसिड ऐड करते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, जो कॉन्जुगेट बेस लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में है उसके साथ रिएक्ट करके वो एक न्यूट्रल बनाने वाला है, या फिर एक दूसरा एसिड के साथ कंबाइन होके, ठीक है ना। वैसे भी H+ है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अनायन के साथ ही रिएक्ट करेगा, Na+ के साथ तो करेगा नहीं, तो सिर्फ अवेलेबल क्या है, एसिटेट अनायन अवेलेबल है, तो H+ जो है वो एसिटेट अनायन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा। और बाद में अगर बेस डालते हैं तो मोर रिएक्टिव कौन रहेगा, वहां पे लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में एसिड प्रेजेंट है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल थी, और वैसे भी अगर एसिड है और अगर हम बेस डाल रहे हैं तो वो क्या बनाने वाले हैं, न्यूट्रल वाटर बनाने वाले, और उसमें से बचा हुआ क्या है, एसिटेट अनायन। तो इस तरीके से इसके बफर का एक्शन होता है। तो हम इन्फ्रेंस क्या निकाल रहे हैं कि दस द एसिड और बेस एडेड cannot change the H+ ion and OH- concentration and pH of the buffer remains unchanged, ठीक है। pH जो बफर जो था हमारा, है ना, उसका pH अनचेंज रहता है। हमने ये जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन था किसका, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, इसमें हमने एसिड भी डाल के देखा और इसमें हमने बेस भी डाल के देखा, तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए रिएक्शन, मतलब वो जो एसिड और बेस डालने के बाद में भी ये बफर ने अपना पीएच चेंज नहीं किया, ओके। तो देयरफॉर कोई दूसरी रिएक्शन जिसमें हमको पीएच चेंज नहीं कराना है तो इसीलिए हम क्या डालेंगे, बफर सॉल्यूशन डालेंगे। तो डाइल्यूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द पीएच ऑफ बफर। डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड करने पर भी पीएच बफर का पीएच चेंज नहीं होता है। ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो रिमेन्स द सेम। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो से मतलब है कि हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू एसिड देखा था, राइट, इसका भी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। एंड डाइल्यूशन डज नॉट चेंज दिस रेशियो, ना डाइल्यूशन इस रेशियो को चेंज करेगा और कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो है वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी कोशिश कर लो, ये जो कॉन्सेंट्रेशन का ये जो रेशियो है वो वैसे की वैसे ही रहेगा, इसीलिए बफर सॉल्यूशन यूज करते। तो दिस वाज ऑल बफर एक्शन। एक बार फिर से शॉर्ट रिकैप कि क्या हो रहा है इसमें। हमने क्या किया है, हमने एसिड लिया है वीक एसिड और सॉल्ट लिया है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, उसको हमने वाटर में डाला तो उसने कंप्लीट, ये क्या होगा, ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा और ये रिवर्सिबल डिसोसिएशन दिखाएगा या फिर 5% ही डिसोसिएशन दिखाएगा क्योंकि ये वीक है, इट विल नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। तो हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट जैसा भी एक कंसेप्ट आ जाता है कि उसमें एसिटेट आयन है तो वो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, ओके। तो एक बार जब हम इसमें एसिड डालेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो क्या होगा, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली दोनों भी साइड में नेगेटिव कौन सा है, अनायन है, एसिटेट अनायन, तो इसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा, स्टेबल एसिटिक एसिड, क्योंकि फेवरेबल भी वैसे भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन ही है और अगर इसमें हमने और एसिड डाले तो भी वो यही बनाने वाला है, ठीक है। तो मतलब इस एसिड डालने पे भी इनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और सेकंड कंडीशन, और अगर हमने बेस डाला तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है।
तो अगर हमने बेस डाला OH माइनस आयन तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, इसमें से H प्लस आयन को वो निकाल लेगा और क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, और वाटर बनाने के बाद में जो बचा हुआ एसिटेट आयन है वो वैसे की वैसे ही इस फॉर्म में उस सॉल्यूशन में रहेगा। तो इसका मतलब ना वो इसके कॉन्सेंट्रेशन को हिला पाए ना इसके pH को वो हिला पाए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो था सॉल्ट का और एसिड का, ठीक है, सॉल्ट और एसिड का इनका जो रेशियो है इसको भी वो चेंज नहीं कर पाए, कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और ना ही वो इनके pH को चेंज कर पाए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बफर एक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया हो। मैंने 2 या 3 बार रिपीट किया है हर एक चीज को, सो दैट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है एक बार में तो फिर से एक और बार वीडियो देखो, ये कंसेप्ट क्लियर करके ही रहना है। ओके, फिर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखो बहुत सिंपल है, पता भी होगा आप लोगों को शायद से। तो इन बायोलॉजिकल केमिकल सिस्टम, बायोकेमिकल सिस्टम, जैसे कि पीएच ऑफ अवर ब्लड, ठीक है, ब्लड का भी हमारा कुछ पीएच है, कितना है 7.36 से 7.42, ठीक है, ड्यू टू कार्बोनेट अनायन और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये जो बफर है इसके वजह से हमारा जो पीएच है वो 7.36 और 7.42 मेंटेन्ड है। इसमें अगर कुछ भी स्मॉल चेंज आता है, 0.2 पीएच का भी चेंज अगर आता है हमारे ब्लड में तो इट कैन कॉज डेथ। ओके, तो देखो 0.2 पीएच बहुत कम ये है, बट इट इफेक्ट्स। ओके, तो इसीलिए हमारे ब्लड का भी पीएच मेंटेन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, द सलाइन सोल्यूशन यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इंफेक्शन इंजेक्शन मस्ट कंटेन बफर सिस्टम टू मेंटेन द प्रॉपर पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, सलाइन सोल्यूशन जो है, जो हम इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड में देते वगैरह हैं, तो उसमें भी क्या रहता है, बफर सिस्टम रहता है, सो दैट प्रॉपर पीएच मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिनल चीजें नहीं बन जाती है, प्रॉपर उसका एनालिसिस होता है, हमारे बॉडी को सूट होगा नहीं होगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारे बॉडी के पीएच, हमारे ब्लड के पीएच को वो होगा कि नहीं होगा, सारी बातों को ध्यान में रख के ही बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है, प्लस एक इंजेक्शन जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर सके। ठीक है, तो बफर, वहां पे भी बफर का रोल है, ऐसा बोलना है मुझे। उसके बाद में नेक्स्ट इसका है एग्रीकल्चरल यूज। तो द सॉइल गेट्स बफर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक एसिड। हेंस चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल का क्या पीएच है, मतलब कैसा क्वालिटी है सॉइल का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का सॉल्ट उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो वो भी एनालिसिस करके होता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर पीएच मेंटेन नहीं हुआ वहां पे भी, तो आप अगर सीड डाल भी रहे तो जरूरी नहीं है कि फिर उसके प्लांट्स ग्रो हो करके, तो इट डिपेंड्स। तो उसका भी एनालिसिस करते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर की इतनी स्टडी प्लस उसका डिस्कवरी प्लस रिसर्च वर्क बढ़ गया है ना, करते हैं इसी के लिए, सो दैट प्रॉपर पीएच पे हम बना सकते हो, हर चीजों को उगा सकते हैं, राइट। प्लस आजकल तो हर सीजन में सारी चीजें मिलने लग गई है, शायद ये स्टडी के वजह से ही है, रिसर्च स्टडी के वजह से। नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्री में कहाँ यूज आता है, इन पेपर, डाई, इंक, पेंट, ड्रग इंडस्ट्रीज, वहां पे भी बफर सॉल्यूशन का यूज आता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। उसके बाद में मेडिसिनल यूज भी है, पेनिसिलिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंटीबायोटिक है। आर स्टेबिलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम सिट्रेट एज अ बफर। ठीक है, सोडियम सिट्रेट बफर यूज करते हैं वहां पे एंटीबायोटिक में। तो व्हेन सिट्रिक एसिड इज एडेड टू द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम सिट्रेट इज फॉर्म्ड विच इज ऑल्सो अ बफर। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो व्हाइट कलर का होता है सोल्यूशन, इसीलिए उसको मतलब मिल्की टाइप का होता है, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो सिट्रिक एसिड मैग्नीशियम सिट्रेट ये बफर बनाता है। ठीक है, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पार्ट है, 11th-12th में होता है इसका प्रैक्टिकल। मुझे पता नहीं है आप लोगों में से कितने बच्चों ने किया होगा, पर 11th-12th प्लस डिग्री कॉलेजेस में कराते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ग्रुप एनालिसिस करते हैं, फंक्शनल ग्रुप वगैरह डिटेक्ट करने के, वहां पर काम में आता है ये। तो वहां पर भी यहाँ ये पीएच मेंटेन करना होता है हमको फॉर पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन, मतलब एनालिसिस ही करते हैं हम लोग एक तरीके का,
कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कितना एसिड या कितना बेस डालने पे प्रिसिपिटेट करेंगे। प्रिसिपिटेट करना मतलब उसका जो सॉलिड फॉर्म निकलता है ना, मतलब हम उसको बोलते हैं कि वो पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है करके। तो वो जो प्रिसिपिटेट करना होता है मतलब कि वो ग्रुप जो है हमने उनको ग्रुप करके रखा है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, थर्ड ए, थर्ड बी, ठीक है। तो अगर प्रेसिपिटेशन होता है तो फिर हम ऐसा इन्फ्रेंस निकालते हैं कि थर्ड ए ग्रुप के कटायंस प्रेजेंट है करके। ओके, आपके लेवल पे शायद इतना ही समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इससे डिटेल तो ये पूरा प्रैक्टिकल का पार्ट है। ओके, तो आई डोंट नो कितने बच्चों ने किया होगा, पर किया होगा तो इट इज वेल एंड गुड। बट अगर नहीं किया होगा तो आप सिर्फ इस पॉइंट को इतना समझो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का बफर यूज किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ कटायंस ऑफ थर्ड ए ग्रुप। इतना सेंटेंस ध्यान में रखो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए हमको प्रिसिपिटेशन हुआ है कि नहीं, हमको रिजल्ट पॉजिटिव मिला है कि नहीं, वहां पर हम पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई बफर डालते हैं और वो बफर का क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके लिए हम डालते हैं बफर सो दैट हमारा pH 8 to 10 मेंटेन हो। देखो बेसिक बफर है तो pH 8 to 10 मेंटेन हो, इसके लिए हम ये बफर यूज करते हैं। आपके लेवल पे आप इतना ध्यान रखो, क्योंकि थोड़ा ये हायर लेवल का इसमें डिस्क्रिप्शन है, और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपके लेवल पे, ठीक है। फिर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके कुछ, इस पे बेस्ड जो एक दो टेक्स्ट बुक में है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। तो कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल ऑफ NaF, NaF क्या है? सॉल्ट, पर लीटर, एंड 0.015 मोल HF पर लीटर। तो यहाँ से जजमेंट आ जाना चाहिए कि कौन से इसका है। बफर लिख दिया है तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ भी आएगा। मैंने लिए कुछ क्वेश्चन वो, तो उसमें अगर नहीं लिखा हुआ आया तो आपको जज करना पड़ेगा कि ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल ऑफ NaF पर लीटर एंड 0.015 मोल HF पर लीटर, मतलब ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और ये वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमारे पास, राइट। तो हमारे पास इसको देखते, और Ka की वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फॉर्मूला याद कर लेना है, pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब हमको pK फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि Ka का गिवन है, तो pKa इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 Ka, वैल्यू इसमें पुट करेंगे माइनस log टू द बेस 10 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 इंटू को भी हम सॉल्व करेंगे लॉग में, तो वो इस साइड जाने के बाद में क्या हो जाता है, जब लॉग के ऊपर से इधर आएगा तो इट माइनस विल बिकम +4, और ये माइनस लॉग इसकी वैल्यू जैसे कि वैसी माइनस log टू द बेस 10 7.2 जो है वो उसका हम लॉग निकाल लेंगे। लॉग बुक में आप लोग चेक कर लेना है आप लोगों को कि 7.2 का लॉग कितना आता है 0.85, तो 4 में से माइनस करेंगे तो हमको pKa की वैल्यू मिल जाती है 3.1427, ठीक है। फिर हमको निकालना है pH, तो pH के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले में हम pKa की वैल्यू डालेंगे। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 0.05 डिवाइडेड बाय 0.015 का आंसर आता है 3.33, राइट। और फिर बाद में लॉग ऑफ 3.33 देख लेंगे लॉग बुक में से, तो आंसर आता है 0.5224, राइट। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आता है 3.6651, और फिर इसको हम होल कर सकते हैं 3.67 तक के, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। लेकिन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि pH इक्वल टू 3.1427, यहाँ तक तो ठीक था, प्लस log टू द बेस 10। अब यहाँ से 0.05 है और 0.015 तो मल्टीपल है, तो हम सोच सकते कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको मैंने ऐसा किया है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.003 हो जाएगा ये, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0.01 को कैसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं 0.01 को, और ये डिवीजन है इसलिए इनके बीच में क्या आएगा माइनस, और ये 0.003 को हम कैसा लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -3 करके लिख सकते हैं,
राइट। तो इसको हम जब ऐसा लिखेंगे लॉग के फॉर्म में तो -3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 log टू द बेस 10 और 3 log ऑफ 3, है ना। तो log ऑफ 3 की वैल्यू पहले भी आ चुकी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये -3 इंटू log 3 की वैल्यू है 0.477 और ये जो है 10 टू द log टू द बेस 10 10 टू द पावर -2 का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलती है, 1.431 मिलता है, ठीक है। और 2 में से इस वैल्यू को माइनस करना है हमको, तो इन सबको अगर माइनस कर वीक बेस BOH एंड 0.2 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट BA, KB की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5 फॉर वीक बेस। तो हमारे पास फॉर्मूला है POH इक्वल टू, देखो pH फाइंड आउट करना है, हमारे पास बेस की इंफॉर्मेशन गिवन है तो बेस का पहले निकालेंगे। तो POH इक्वल टू PKB प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस कॉन्सेंट्रेशन। PKB की वैल्यू गिव माइनस log टू द बेस 10 KB की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5, वो पुट करेंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा तो इट विल बिकम 5 और माइनस log टू द बेस 10 1.8, ठीक है। log 1.8 की वैल्यू आती है 0.2553, इसको माइनस करेंगे 5 से तो हमको मिलेगी वैल्यू 4.7447, राइट। फिर हमारे पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2 मोल और एसिड का गिवन है 0.1, ठीक है। POH का फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, PKB की वैल्यू थी 4.7447 प्लस log टू द बेस 10 0.2 अपॉन 0.1, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, log टू द बेस 10 इंटू 2, log 2 कितना होता है 0.3010 और ये वैल्यू है ही सही, दोनों को ऐड करेंगे तो 5.0457 ये हमारा POH आ जाता है। क्वेश्चन में pH पूछा हुआ है तो उसको 14 से माइनस कर देंगे तो 14 माइनस POH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आता है 13.95, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 S5 एंड 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट। तो ये है सॉल्ट और ये है एसिड, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, pH फाइंड आउट करना है और Ka भी गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डालेंगे pKa का माइनस log टू द बेस 10 10 टू द पावर -5 प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, देखो कितना वैल्यू है 0.1 अपॉन 0.2, तो यहाँ पे पहले pK निकाल लिया, माइनस log टू द बेस 10 10 टू द पावर -5, इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +5। फिर हम डालेंगे pH के फॉर्मूले में 5 प्लस log टू द बेस 10 0.2 अपॉन 0.1, क्योंकि सॉल्ट का 0.2 दिया हुआ है, देखो सॉल्ट का 0.2 और एसिड का 0.1, तो दोनों का पॉइंट हट जाएगा तो log 2 हो जाएगा। तो 5 प्लस log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, ओके। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 0.3 भी कर सकते हैं तो pH हमारा 5.3, सिंपल है। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 मोल ऑफ HCN, Ka गिवन है 10 टू पावर -5, 0.1 मोल ऑफ NaCN प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन गिवन है 5.3, 4.6, 4.7 और 3.8। तो फॉर्मूला है pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट है हमारे पास NaCN और एसिड है HCN, ठीक है। इन दोनों के मोल्स गिवन है, Ka की वैल्यू गिवन है तो pKa कैलकुलेट कर सकते हैं, pK इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 Ka, वैल्यू है हमारे पास 10 टू द पावर -5, इस साइड आ जाएगा तो +5, वैल्यू पुट करेंगे। दोनों भी सॉल्यूशन 1 लीटर में ही है तो नहीं भी पुट किया तो चलेगा, पर पुट कर लेना है क्योंकि गिवन है। तो 0.1 बाय 1 लीटर और 0.25 इन 1 लीटर, ठीक है। तो जब 1 लीटर तो कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा देखेंगे, 5 प्लस log टू द बेस 10, इसको 0.1 को क्या किया है 0.25 हटाने के लिए, दोनों का पॉइंट हटाने के लिए, ये 2 डेसिमल के बाद है और ये 1 डेसिमल के बाद है तो ऊपर एक 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10/25। फिर इसको कैलकुलेट थोड़ा इजी करने के लिए, कॉम्प्लेक्स है इसलिए इंटू 10/10 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 25 और ऊपर का 100, तो 25 4 जा 100 होता है, राइट। 25 4 जा 100 तो कैंसिल करेंगे तो 4 जा 100 इंटू पर बचा क्या है 1/10 बचा हुआ है, और जब 1/10 ऊपर जाएगा तो 4 का क्या हो जाएगा वो 0.4 हो जाएगा, है ना।
10 का ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -1 मतलब 4 का क्या हो जाएगा 0.4। तो अब अगर log सिंपल या फिर ऐसे भी लिख सकते थे log टू द बेस 10 4/10, इसको माइनस करेंगे तो log टू द बेस 10 4 माइनस log टू द बेस 10 10, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 4 को हम कैसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 2 इस साइड आ जाएगा तो 2 log टू द बेस 10 2 माइनस 1 log टू द बेस 10 10 कितना होता है, इसकी वैल्यू 1। और 4 को कैसा लिखेंगे, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, log टू द बेस 10 2 का पावर 2। अब 2 का जो पावर में रहेगा वो इस साइड आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 2 log टू द बेस 10 2 log 2 की वैल्यू है 0.3, उसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 माइनस 1 0.4, 5 माइनस 0.4 इज 4.6, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना है, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 1 लीटर 0.2 मोलर फॉर्मिक एसिड एंड 1 लीटर 0.1 मोलर NaOH। तो अगेन इनडायरेक्ट है, Ka गिवन है 10 टू पावर -4। तो हमको इसमें क्या गिवन है देखो, रिएक्शन करके देख लेंगे सो दैट इजी हो जाए। क्योंकि सॉल्ट भी गिवन नहीं है डायरेक्ट, सिर्फ एसिड और बेस गिवन है। ओके, तो समझना है हमको कि रिएक्शन होने पे क्या बनने वाला है और कैसे इसका बफर रहेगा। तो रिएक्शन लिख कर देखना है, फॉर्मिक एसिड प्लस NaOH क्या बनेगा HCOONA। तो फॉर्मिक एसिड इज अ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना रहा है, राइट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2 मोल फॉर्मिक एसिड का और NaOH का गिवन है 0.1 मोल। ठीक है, तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होकर क्या बनने वाला है, सोडियम एसीटेट बनने वाला है। तो इसका जितना लगा था इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे कितना बना, उसमें से बना कितना 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ये तो अपना कंप्लीट डिसोसिएशन होके पूरा दे देगा। ठीक है, वो हो गया यूज। अब इसमें से 0.1 इसका है तो इसका मतलब इसका कितना यूज हुआ होगा, इसका भी 0.1 ही यूज हुआ होगा। फॉर्मिक एसिड का भी 0.1 मोल यूज हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है यूज्ड। 0.2 में से अगर 0.1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म कितना होगा 0.1 मोल। ठीक है, ये 0.1 मोल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ओवरऑल करके लिखा है यहाँ पर। तो फिर से एक बार रिपीट, वीक एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2 मोल, और क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर भी कुछ नहीं है, इक्वल है मोल्स, तो अगर 2 मोल इसका गिवन है और NaOH के साथ कंबाइन हो रहा है तो 0.1 इसका भी गिवन है। फॉर्म क्या हो रहा है 0.1 मोल फॉर्म हो रहा है सोडियम एसीटेट। तो 0.1 मोल के लिए इसमें से कितना यूज हुआ 0.1 मोल ही, राइट। तो 0.1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड ये गिवन है हमारे पास वैल्यू जो यूज में आई एसीटेट बनने के लिए, और बना कितना 0.1 मोल ही बना, राइट, क्योंकि NaOH कितना अवेलेबल था 0.1 मोल ही अवेलेबल था इसीलिए। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन कैसे बन जाएंगे देखो टर्म वाइज, Ka की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -4, तो pKa की वैल्यू डालें माइनस log टू द बेस 10 टू द पावर -4 और log टू द बेस 10। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये 0.1। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज हुआ वो देखेंगे, राइट, कितना यूज हुआ है 0.1 ही यूज हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू 0.1 डालेंगे और बाद में कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस का इस साइड आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 प्लस कैंसिल आउट हो गए, log 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 pH विल बी 4। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको ये देखना था कि जो गिवन एसिड और बेस है उसमें से कितना बेस यूटिलाइज हुआ है सॉल्ट बनने के लिए। जितना यूज हुआ है सॉल्ट बनने के लिए उतना ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और जो गिवन एसिड था उसमें से कितना एसिड यूटिलाइज हो रहा है सॉल्ट के साथ, उस बेस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बनने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम चांसेस है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, Ka की वैल्यू गिवन है, एंड 0.2 मोलर
कैल्शियम एसिटेट। तो यहाँ पे बफर है बोला नहीं है, पर हमको समझना है क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और ये हमारे पास वीक एसिड है। सो दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। पीएच निकालने के लिए बोला है, पीएच के 2 ही फॉर्मूले हैं, तो हमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4.3, 5.7, 4.6 और 4.7। तो pH इक्वल टू pK प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। यहाँ पे एसिड है एसिटिक एसिड और सॉल्ट कौन सा होगा, कैल्शियम एसिटेट से जो अनआयन आता है वही हम लिखते हैं यहाँ पे, उसी का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है। ठीक है, तो सॉल्ट वो है हमारा, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2, राइट। लेकिन यहाँ पे ही तो मेन डिफरेंस है कि जो मैं बोल रही थी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो क्या कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम एसिटेट जो है वो ऑन डिसोसिएशन कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम के 2 पॉजिटिव आयन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटेट, क्योंकि बैलेंस करने के लिए 2 एसिटेट अनायन लग रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटेट अनायन। तो अगर इसका 0.2 मोल गिवन है और एसिटेट आयन डिसोसिएट जब होंगे, बफर सॉल्यूशन बनेगा तब, तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे ना हमको, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो 0.2 का कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, 0.4। तो ये 0.4 हमको इस फॉर्मूले में लेना है। ठीक है, सॉल्ट की जगह पे हमको वो 0.4 लेना होगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 0.2 गिवन है तो चलो भाई 0.2 ले लो। तो पर ये डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इट इज अ डाई एसिटेट। ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन होता है कैल्शियम के ऊपर, तो इसलिए एसिटेट के 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, इसलिए जितना मोल गिवन है उसका ट्वाइस लेना होगा। तो 0.2 गिवन है तो उसका ट्वाइस लेंगे हम सॉल्ट में, कॉन्सेंट्रेशन उसका 0.4, क्योंकि डिसोसिएशन पे ये कॉन्जुगेट बेस ये बना रहा है एसिटेट अनायन, राइट, इसी के लिए। तो ये तो सब ठीक है। pKa की जो वैल्यू गिवन है उसको माइनस log टू द बेस 10 10 टू द पावर -4 लिया हमने, log टू द बेस 10। Ka का मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको हमको ट्वाइस लेना है, और 0.1 ऑफ एसिड गिवन है 0.1, तो वो हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, log टू द बेस 10 4, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू है 0.3, उसको हम इंटू करेंगे तो 0.6, तो 4.6 इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर इसका, ये नोट करके रखना है। ओके।